हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग प्रतिदिन करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ किसी एक राज्य का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो आज की क्लास में जिस राज्य का हम पोस्टमार्टम करेंगे वह राज्य होगा उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार। और बाकी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी समसामयिक घटनाएं हुई हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस आपके हैं 1 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई और 3 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है 6 जुलाई। अब देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में ग्रामीण इलाकों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हर साल 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसी दिन विश्व इसके अतिरिक्त इसी दिन विश्व जूनोसिस दिवस भी मनाया जाता है। क्या? विश्व जूनोसिस दिवस, जो जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों, ये वी की जगह पे यहाँ पे वाली है, फैलने वाली बीमारियों जैसे रेबीज के प्रति सतर्कता से संबंधित है। उसके बाद आइए हम जुलाई में अब तक यानी कि 1 जुलाई से 6 जुलाई तक जो मुख्य दिवस हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को जो है वो सबसे पहले तो जीएसटी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है, उसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मतलब नेशनल डॉक्टर्स डे। फिर 2 जुलाई की बात करें अगर, तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 3 जुलाई अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। क्या? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और इसी दिन यूएसए का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है और अब की बार यूएसए का 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है केको फूजिमोरी। कौन? केको फूजिमोरी हाल ही में आधिकारिक तौर पर किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? ऑप्शंस हैं डेनमार्क, पेरू, सेनेगल, कोस्टारिका। तो आप याद रखिए कि जो पेरू है, जो दक्षिण अमेरिकी देश पेरू है, उसके आधिकारिक राष्ट्रपति के तौर पर किसको चुना गया? केको फूजिमोरी को। किसको चुना गया? केको फूजिमोरी। अब पेरू की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा लीमा। और यहाँ की मुद्रा जो है वो पेरुवियन सॉल। क्या? पेरुवियन सॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न से पहले हम विश्व की अन्य प्रमुख नियुक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हंगसुक, इन ये क्या है? हंगसुक जी जो है वो दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री नामित किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद मैटे फ्रेडरिक्सन की बात करें तो लगातार तीसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है। कौन? मैटे फ्रेडरिक्सन। फिर अम्दो अल अमीनो की बात करें तो इनको सेनेगल के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। फिर लोरा फर्नांडीज, ये कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति थी। लोरा फर्नांडीज ये कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। बातें क्लियर हो गई? कोस्टा रिका की क्या है? दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है। कौन? लोरा फर्नांडिस। अगले प्रश्न की बात करें अगर, तो दिल्ली विश्वविद्यालय, कौन सा? दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि वाइस चांसलर के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन अनुपम मिश्रा, जसबीर सिंह मान, अमित कुमार और योगेश सिंह। तो जो योगेश सिंह जी हैं उनको दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में
अगले 5 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया गया है, मतलब यह इनका क्या है, दूसरा कार्यकाल होगा। फिर आगे देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बात कर लें। देखिए हमारे ऑप्शन में अनुपम मिश्रा साहब शामिल थे। तो अनुपम मिश्रा साहब को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। जसबीर सिंह मान जी को दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख बनाया गया है, मतलब वायुसेना की दक्षिणी कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो जसबीर सिंह मान साहब को। अगर हम अमित कुमार जी की बात करें तो इनको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के नए निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। फिर अगला प्रश्न क्या, अगला जो नाम हमारे पास है वो है संदीप जैन साहब। इनको क्या किया गया है कि भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संदीप जैन साहब को। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है कि रिकॉर्ड 7वीं बार महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता। तो ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर इतिहास में रिकॉर्ड 7वीं बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। क्या किया कि 7वीं बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। और अब देख लीजिए भारत के प्रदर्शन के बारे में। तो भारत ने अब तक हुए 9 संस्करण, मतलब टी20 वर्ल्ड कप, मतलब महिला टी20 वर्ल्ड कप के अब तक 9 संस्करण हो चुके हैं और इनमें से कभी भी महिला टी20 विश्व कप भारत ने नहीं जीता। हालांकि हमारी जो इंडियन टीम है वो 4 बार सेमीफाइनल में पहुंची है और 2020 का जो सेशन था उसमें फाइनल में भी पहुंची, लेकिन फिर भी जीत नहीं सकी। ठीक। और खास बात यह है कि अब तक 9 संस्करण हुए हैं और उनमें से 7 बार कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया की टीम। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता 4 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हुआ। मतलब भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता 4 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से लागू हुआ। ऑप्शंस है आपके पास जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस। तो भारत और इजराइल के बीच यह द्विपक्षीय निवेश समझौता 8 सितंबर 2025 को हस्ताक्षरित हुआ था। मतलब साइन कब किया गया था, तो 8 सितंबर 2025 को, जिसे अब यानी कि 4 जुलाई 2026 से पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अगले प्रश्न की बात कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के औषधीय सुपरफ्रूट सी बकथॉर्न या इसको सेवकथॉर्न भी कहते हैं को जीआई टैग मिला है। ऑप्शंस हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो देख लीजिए कि यह प्राकृतिक औषधीय फल, यह जो है औषधीय फल है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में मुख्य रूप से होता है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रहे कि यह फल लद्दाख में भी पाया जाता है, लेकिन यह विशिष्ट जीआई टैग हिमाचल प्रदेश के फल को मिला है। मतलब यह फल लद्दाख में भी पाया जाता है, लेकिन जो जीआई टैग मिला है वो हिमाचल प्रदेश के फल के लिए मिला है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। टोक्यो, गुवाहाटी, नई दिल्ली, मुंबई। तो देखिए भारत और जापान का जो 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए जापान की नवनियुक्त प्रधानमंत्री साने तकाइची भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई थी। अब साने तकाइजी जी के बारे में ये बात आप याद रखिएगा कि जो साने तकाइजी या साने तकाइची है वो जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि जुलाई 2026 में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है।
तो देखिए, पहला लखनऊ, फिर नई दिल्ली, फिर भोपाल, फिर गुवाहाटी। तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की इस महत्वपूर्ण 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी असम के गुवाहाटी शहर द्वारा की गई। मतलब कहाँ की गई? असम राज्य के गुवाहाटी शहर द्वारा। ब्रिक्स के बारे में देखिए कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स एक प्रकार का संगठन है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। यह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके घटक हैं। मतलब बी से ब्राजील, आर से रूस या रसिया, आई से इंडिया मतलब अपना भारत, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। बातें क्लियर हो रही हैं? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपके पास शीघ्रता से पहुंचे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन जीरो पॉवर्टी लॉन्च किया है, जिसके तहत राज्य के अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी वार्षिक आय को कम से कम 1,25,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल को हाल ही में देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो ऑप्शंस है सुरहाताल, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य या ओखला पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है सुरहाताल, और यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, जिसका दूसरा नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। इसको भारत का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल बनाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व तीजन बाई का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो तीजन बाई जी जो थी वो लोक गायन से संबंधित थी। काहे से संबंधित थी? लोक गायन से। देखिए, तीजन बाई भारत की एक बेहद मशहूर लोक गायिका थी, जो छत्तीसगढ़ की पंडवानी शैली की कला के लिए जानी जाती थी। कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका था। इनका निधन 5 जुलाई 2026 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ईट राइट कैंपस, क्या ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? ऑप्शंस है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, फिर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ, फिर कैंपे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बेंगलुरु, फिर राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। तो इसका जो सही जवाब है वो है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, क्या चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। देख लीजिए कि लखनऊ के अमौसी में स्थित चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को यात्रियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन विकल्प सुनिश्चित करने के लिए भारत का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाणित एयरपोर्ट घोषित किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया है? मतलब है क्या वक्फ बोर्ड, लेकिन उसमें 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके ऑप्शंस देखिए कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा। तो इसका जो सही जवाब है वह है मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इस पुनर्गठन की सबसे खास बात यह रही कि इसमें इतिहास में पहली बार 2 गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू सदस्यों को भी स्थान दिया गया है। अब आपके लिए रिवाइज्ड क्वेश्चन है जो आप
पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए, इनका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन बनी है। ऑप्शंस हैं आपके झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन और एलिसे पेरी। इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिए। दूसरा प्रश्न जो आपके लिए है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम को अपनाने वाला दुनिया का 10वां देश कौन सा बना। ऑप्शंस हैं नेपाल, सेशल्स, यूएई, ग्रीस। इसका भी जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन। अब हम लोग चलते हैं अपने राज्य दर्शन की कड़ी में और आज हम बिहार राज्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे या बिहार राज्य के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तथ्यों पर बात करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम बिहार राज्य के स्थापना दिवस की बात करें तो 22 मार्च 1912, 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। राजधानी पटना, प्राचीन नाम पटना को जो था वो पाटलिपुत्र था। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, मतलब भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वें स्थान पर है। कौन से 12वें स्थान पर। जनसंख्या की बात करें तो भारत में तीसरा स्थान। देश की कुल आबादी का लगभग 8.6% जो जनसंख्या है वो बिहार राज्य में निवास करती है। उसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है कि भौगोलिक विभाजन की अगर हम बात करें तो इसको 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। एक है शिवालिक श्रेणी या तराई क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी बिहार का मैदान और तीसरा है दक्षिणी बिहार का मैदान। सीमाओं की अगर हम बात करें तो जो बिहार राज्य है वो 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तथा एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है और वह है देश नेपाल। प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो गंगा, कोसी, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों। क्योंकि लगभग हर साल कोसी नदी में भयंकर बाढ़ की वजह से बिहार राज्य में काफी नुकसान होता है। फिर उसके बाद सोन है, गंडक है, फल्गु है, बागमती। ये जो है ये बिहार की प्रमुख नदियां हैं। अब बिहार राज्य में अगर हम जिलों की बात करें तो कुल 38 जिले हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए इन 38 जिलों को 9 प्रमंडलों यानी डिविजन्स में बांटा गया है। बिहार का 38वां जिला, मतलब जो सबसे नया जिला है, वो जिला बना है अरवल, जिसे 2001 में जहानाबाद से अलग करके बनाया गया था। अब बिहार राज्य के हम प्रतीकों की बात करें तो जो राजकीय पशु है वो है बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल। क्या है। पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड। उसके बाद राजकीय जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन या गंगा सॉन्स भी कहते हैं। राजकीय चिन्ह की बात करें तो बोधि वृक्ष, जिसके दोनों ओर 2 स्वास्तिक बने हैं। अब सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य में तो देखिए, सबसे पहले बोधगया, महाबोधि मंदिर, बोधि वृक्ष मतलब भगवान बुद्ध के ज्ञान की स्थली, जो यूनेस्को विश्व धरोहर में भी सम्मिलित है। वैशाली की अगर हम बात करें तो वैशाली में वैशाली को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। भगवान महावीर की जन्मस्थली है और बुद्ध का अंतिम उपदेश स्थल भी है। उसके बाद राजगीर की बात करें तो विश्व शांति स्तूप, सोन भंडार, गर्मजल कुंड और चक्रवर्ती सम्राटों की ऐतिहासिक भूमि किसे कहा जाता है। राजगीर को। पटना साहिब की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। क्या है। पटना साहिब जो है सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनका जन्म स्थान है। नालंदा और विक्रमशिला की अगर बात करें तो प्राचीन काल के वैश्विक ज्ञान और शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र रहे हैं, क्योंकि यहाँ विश्वविद्यालय के खंडहर मिले हैं। उसके बाद सासाराम की बात करें तो अफगान शासक शेर शाह सूरी का प्रसिद्ध अष्टकोणीय मकबरा झील के बीचों बीच में स्थित है और इसी मकबरे के लिए सासाराम प्रसिद्ध है। अब अगर हम बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि एवं उद्योग की बात करें तो देखिए, कृषि में विशेष की बात करें तो मक्का, लीची,
मखाना और लंबी अवधि के चावल के उत्पादन में देश में यह अग्रणी राज्य है। प्रमुख उत्पाद जो है मतलब जीआई टैग सहित, तो से शाही लीची, मुजफ्फरपुर से क्या है शाही लीची, भागलपुर से सिल्क यानी कि तसर सिल्क और जर्दालू आम, मधुबनी की बात करें मिथिलांचल की तो मखाना और विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग को यहाँ जीआई टैग मिला है। उसके बाद चंपारण या नवादा की बात करें तो कतरनी चावल और मगही पान सोनपुर की अगर बात करें तो यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। मतलब पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पशु मेला मेला कहाँ लगता है तो बिहार राज्य के सोनपुर में। उसके बाद राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बिहार की जो विधायिका है वह द्विसदनात्मक है। इसका मतलब है यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाए जाते हैं। लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा सीटों की बात करें तो 243 है, विधान परिषद की सीटें हैं 75। कितनी विधान परिषद की कितनी सीटें हैं 75 सीटें हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, अगर इसकी हम बात करें तो महात्मा गांधी ने भारत में अपने सफल आंदोलन की शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण सत्याग्रह से की थी। यहीं से उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी। उसके बाद 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो सबसे अधिक उम्र के यानी कि उस क्रांति में जो सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति था या उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे वो थे 80 वर्ष की उम्र में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे भाई साहब, जो इस क्रांति के सबसे सफल नायकों में से एक थे। उसके बाद स्वतंत्र आंदोलन के स्तंभ की अगर बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन के स्तंभ की बात करें तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भूमिका रही है, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जी। देश के प्रथम राष्ट्रपति मतलब बिहार वह राज्य है जिसने हमारे स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया और वो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में थे। किसके रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में। अब जनगणना 2011 के अनुसार बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी 10,40,99,452 लगभग कितनी 10,40,99,452। ठीक, जनसंख्या के मामले में देश में इसका तीसरा स्थान यूपी और महाराष्ट्र के बाद। ये 2011 के अनुसार आंकड़े हैं, जनसंख्या 2011 के अनुसार। देश की कुल आबादी में हिस्सा 8.6%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 में 25.42%, देश में छठा स्थान। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला तो मधेपुरा। कौन मधेपुरा 31.12%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला तो गोपालगंज 19.02%। बिहार के जनघनत्व की अगर हम बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, मतलब पूरे भारत में प्रथम स्थान। जनघनत्व कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी और यह पूरे भारत के राज्यों में प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है शिवहर जहां 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। फिर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर या भभुआ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल लिंगानुपात की बात करें तो 918 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। और राष्ट्रीय औसत की अगर बात करें तो 943 से कम है। कितना है 943 से कम। लेकिन बिहार राज्य में कुल लिंगानुपात जो है वो 918 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं 918 महिलाएं। बाल लिंगानुपात की अगर बात करें तो 955, मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों में अगर हम बात करें तो 935। ठीक, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो गोपालगंज 1021, मतलब 1021। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। मतलब
यहाँ प्रति 1000 में 21 महिलाएं अधिक हैं। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की अगर हम बात करें तो वो है मुंगेर, जहां 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। ठीक। कुल साक्षरता दर देख लें तो 61.80%। देश के राज्यों में सबसे कम। पुरुष साक्षरता दर 71.20%। महिला साक्षरता दर 51.50%। अब बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पुरुष और महिला दोनों में तो रोहतास है 73.37%, यानी कि 73.37%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो है पूर्णिया, जहां 51.08% साक्षरता है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला तो है सहरसा, जहां 41.68% महिला साक्षरता है। अब ग्रामीण आबादी की अगर बात करें हम, बिहार राज्य की ग्रामीण आबादी की अगर बात करें तो 88.7%, 88.7%, मतलब बिहार मुख्य रूप से गांवों का राज्य है। उसके बाद नगरीय या शहरी आबादी की बात करें तो 11.3%। सर्वाधिक नगरीकरण या शहरीकरण वाला जिला तो पटना, जहां 43.07%। न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला समस्तीपुर और बांका। अब अनुसूचित जाति का प्रतिशत देख लें कि बिहार राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का प्रतिशत कितना है, तो कुल आबादी का 15.9%। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला तो गया। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल आबादी का 1.3%, यानी कि कुल आबादी का 1.3%। अब सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो है पश्चिमी चंपारण। तो यहां तक आज हम लोगों ने करंट अफेयर के पोर्शन में लगभग 13-14 प्रश्न देखे, जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य से शामिल थे। और राज्य दर्शन के तौर पर हमने बिहार राज्य के उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर ली है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले दिन जब हम अगली क्लास लेकर के आएंगे, तब तक आप बिहार राज्य से संबंधित इन सभी तथ्यों को कंठस्थ कर लेंगे। और अगला जो राज्य हमारा होगा वो शायद मध्य प्रदेश राज्य की चर्चा हम लोग करेंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी, लाइक करें, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और जो आपसे हमने 2 रिवाइज्ड प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।